कंप्लीट करवाया था। आज की क्लास में बाकी की हमारी जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो बची हुई है उन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में शायद लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्टार्ट किया था ना। तो हमने बात की थी लास्ट हमारे पास में सीपीयू, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें सीपीयू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, वो हमने बेसिकली हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमने इससे पहले हमने जिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी कर लिया था, उसके बाद में लास्ट क्लास हमने लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था। हमने बात की थी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो हमारे पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी, इसमें बेसिकली हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के प्रिमिटिव वर्जन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है उसका ही प्रिमिटिव वर्जन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का ही प्रिमिटिव वर्जन है, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। और इस लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर हमने बेसिकली क्वेश्चंस भी डिस्कशन किया था, और एक शायद मैंने असाइनमेंट के रूप में आपको दिया था। तो जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है वो हमको सोल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोसेस का नंबर मिलेगा। तो कितने प्रोसेस थे आपके, 4 थे, P1 P2 P3 और P4, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, अराइवल टाइम था, और अराइवल टाइम कितना था, 0 1 2 3, ठीक है। साथ में हमारे पास जो बस टाइम था वो मुझे बता दीजिए, 5 4 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक ज्ञान चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे ज्ञान चार्ट के अंदर आपका जो सीपीयू होता है, जो आपका सीपीयू होता है वो आपके टाइम 0 पर रेडी हो जाता है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि टाइम 0 पे आपका सीपीयू रेडी हो चुका है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो एल्गोरिथम है ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें प्रिम्प्ट करके और फिर जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास टाइम 0 पे हमारे पास एक ही प्रोसेस मौजूद है, P1 प्रोसेस मौजूद है। तो सबसे पहले हम P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। देन P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट चलाएंगे। कितने चलाएंगे, 1 यूनिट चलाएंगे। तो जब 1 यूनिट हमने इस जॉब को चलाया तो हमारे पास में नया प्रोसेस कौन आ गया, P2 आ गया। देखो P2 के अंदर हमारा जो P2 का जो हमारा बर्स्ट टाइम वो 3 है, P1 कितना है, 4 है। और यहाँ पे हम बर्स्ट टाइम किसका ही मानेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमें एग्जीक्यूट वापस किसको करना पड़ेगा, P1 को ही हमें वापस से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब इसका बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा अब P2 पे, अब देखो टाइम 2 पे हमारे पास में एक नया प्रोसेस और आ गया, कौन, P3। अब जो P3 हमारे पास नया प्रोसेस आ गया, इसका जो बर्स्ट टाइम वो 4 है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। तो अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। और P3 को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ 1 यूनिट करेंगे। कितने यूनिट करेंगे, 1 यूनिट करेंगे। अब ध्यान ना, यहाँ पे हम 1 यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे। और टाइम टाइम 3 पे हमारे पास एक नया प्रोसेस आ गया, P4। अब हमारे पास सारे प्रोसेस अवेलेबल हो चुके हैं, सारे प्रोसेस अवेलेबल हो चुके हैं। तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सारे प्रोसेस अवेलेबल होने के बाद भी अब आपको टाइम जो है वो आपको 1 1 से ही चलाना पड़ेगा इसको। आप एक साथ इसको नहीं चला सकते, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो अब हमारे पास में प्रोसेस P1 P2 P3 और P4 4 प्रोसेस है। और चारों प्रोसेस में अगर मैं बात करें तो इसका इसका जो आपका एग्जीक्यूशन है वो 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब हमें किसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, P1 को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और P1 को एग्जीक्यूट जब हमें करना चाहिए तो P1 को एग्जीक्यूट हमें कितने यूनिट करना चाहिए, 1 यूनिट करना चाहिए। क्योंकि जब 1 यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे ना तो इसका जो अब आपके इसका जो जो हमारा जो बस्ट टाइम है उसका 2 हो चुका है। इसका क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। इसका बस्ट टाइम कम हो चुका है, किसका ज़्यादा हो चुका है, P2 का। फिर P2 को एग्जीक्यूट करो। अब जब P2 को एग्जीक्यूट करेंगे तो P2 को भी सिर्फ 1 यूनिट एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को। किसको करेंगे, P3 को। और P3 को भी सिर्फ 1 यूनिट करना है। P3 को 1 यूनिट करेंगे तो अब हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस के हमारे पास में जो बर्स्ट टाइम है वो सब क्या हो चुके हैं, 2 2 2 2 हो चुके हैं, ठीक है। कब तक, यहाँ पे 6 तक। अब वापस से किसका एग्जीक्यूशन करें, P1 का करें। अब दोबारा से P1 का एग्जीक्यूशन करें। अब P1 का एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 ही यूनिट करेंगे, 1 यूनिट करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका P2 आ जाएगा। और P2 को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट चलाएंगे। फिर नेक्स्ट कौन आ जाएगा, P3। P3 को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट चलाएंगे। और नेक्स्ट कौन आ जाएगा,
P4, नेक्स्ट वन आ जाएगा P4, और P4 को हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट चलाएंगे। अब हमारे पास वापस से क्या, P1, हमारे पास वापस से क्या P1 है, और P1 को हमें क्या करना है, 1 यूनिट चलाना है। यहाँ पे P1 कंप्लीट हो चुका। फिर हमारे पास P2 को 1 यूनिट चलाना है, P2 कंप्लीट हो चुका। फिर P3 को 1 यूनिट चलाना है, P3 क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। और फिर P4 को 1 यूनिट चलाना है, P4 भी क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है ना। इस टाइप से आपको यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अच्छा जो पॉइंट था, वो अच्छा पॉइंट ये था कि सारे प्रोसेस अवेलेबल होने के बाद भी आपको एक साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका जब रिमेनिंग टाइम 3 था, तो इसको 1 यूनिट एग्जीक्यूट करवाने के बाद भी इसका रिमेनिंग टाइम 2 हो जाएगा, जबकि दूसरे प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रोसेस रिमेनिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी अगर कंप्लीशन टाइम बात करें, कंप्लीशन टाइम बात करें तो इसका कंप्लीशन टाइम P1 कितना है भाई, 11 है। P2 कितना है, 12 है। P3 कितना है, 13 है। और P4 कितना है, 14 है ना। ये इनके क्या है, कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम बात कर लीजिए। टर्न अराउंड इसका कितना हो जाएगा भाई आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसका 11, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वेटिंग टाइम बात करें, कितना हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 44 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ पे वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और 6 30। यहाँ पे डिवाइड कर दिए, 30 कितने डिवाइड करोगे 4 से, तो 7 पॉइंट। ठीक है, आंसर मैच हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, चॉकलेट बोला था क्या, तो सबका आंसर मैच हो गया, तो सबको थोड़ी मिलेगी। मैं तो सोचा एक दो का आंसर मैच होगा। अच्छा, सही किया है सबने। चलो, खिला देंगे, सबको ही खिलाएंगे फिर तो ना। टाइम भी बताऊँ क्या, टाइम तो फिर किसी दिन वो खिलाएंगे ना, क्या खिलाते हैं, समोसे खिलाते हैं, तो उसको चॉकलेट समझ के खा लेना। खिलाएंगे खिलाएंगे, निश्चिंत रहो, चॉकलेट देंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास में लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक एक यूनिट को सीपीयू चलाना है ना। एक एक यूनिट चलाना इसलिए है क्योंकि 1 यूनिट चलाने के बाद में दूसरे प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो बढ़ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, एक एक यूनिट को यहाँ पे चलाना है। ठीक है, उसके बाद में छोटा सा एक छोटी सी हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है स्टारवेशन, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्टारवेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कौन सी एल्गोरिथम के अंदर स्टारवेशन हो सकता है, कौन सी एल्गोरिथम के अंदर स्टारवेशन नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद स्टारवेशन बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं स्टारवेशन। जब भी हम किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन करते समय हम क्या करते हैं, हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के माध्यम से हम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाते हैं। अब हमारे पास में मान के चलो कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आ चुका है, रेडी क्यू में आने के बाद में वो प्रोसेस अपना अपने एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाने का वो अपना वेट कर रहा है, और उसका जो वेट है ना, वो वेट क्या हो रहा है, वो इनडेफिनेटली वेट हो रहा है। मतलब वो वेट ऐसा है कि जो उसका कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा। अब वो वेट पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा कि दूसरे जो प्रोसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेडी क्यू में आ रहे हैं, और वो उससे पहले किसके पास चले जाते हैं, सीपीयू के पास चले जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, स्टारवेशन। मतलब एक इन्फिनाइट वेटिंग होती है किसी प्रोसेस की, जिसके लिए प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है रेडी क्यू में अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इसी सिचुएशन को स्टारवेशन सिचुएशन कहा जाता है। तो अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं तो आपको ये भी बताना है कौन सी एल्गोरिथम स्टारवेशन होता है और कौन सी में नहीं होता है। तो पहले एक बार डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोसेस का
प्रोसेस का इनफाइनाइट वेटिंग या इनडेफिनिटली, इनफाइनाइट लिख लो, इनफाइनाइट वेटिंग, प्रोसेस का इनफाइनाइट वेटिंग स्टारवेशन, प्रोसेस का इनफाइनाइट वेटिंग स्टारवेशन कहलाता है। ठीक, इसमें लिख लीजिए, जब कोई प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट होता है, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट होता है और वह एग्जीक्यूशन के लिए, वह एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए अपनी बारी का वेट करता है, वह एग्जीक्यूशन के लिए अपनी टर्म का वेट करता है, अपनी बारी का वेट करता है, लेकिन लेकिन दूसरे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के कारण, दूसरे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के कारण उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, इस सिचुएशन को स्टारवेशन कहते हैं, इस सिचुएशन को स्टारवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टारवेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि प्रोसेस अपनी बारी का वेट कर रहा है, प्रोसेस अपनी टर्म का वेट कर रहा है कि मैं अपनी टर्म आने पर सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाऊंगा, लेकिन उसकी टर्म कभी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि दूसरे जो प्रोसेस है वो पहले सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए चले जाते हैं और वो अपनी बारी का वेट करते रह जाता है। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन अगर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टारवेशन। तो अगर एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम में ऐसी कौन कौन सी एल्गोरिथम अभी तक आपने स्टडी की है जिसमें स्टारवेशन हो सकता है? हाँ, नहीं होगा सीपीयू लोड, वो वेट ही करता रह जाएगा बेचारा, है ना। इसलिए तो मैंने कहा ना, इनफाइनाइट वेटिंग, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट वेटिंग है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे दूसरे प्रोसेस की वजह से इसका एग्जीक्यूशन अभी क्या किया गया है, अभी होल्ड करके रखा गया है, और ये लगातार उस होल्डिंग का वेट ही करता रहता है। जैसे अगर मैं कुछ एल्गोरिथम की बात करूँ, जैसे सबसे पहले बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर क्या स्टार्वेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन लगती है, क्यों बनती है, एक लाइन लगती है, उस लाइन में बारी सबका नंबर आ जाता है, बारी बारी सबका नंबर आ जाता है, और सारे प्रोसेस आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, क्या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में स्टार्वेशन हो सकता है? हो सकता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में स्टार्वेशन इसलिए हो सकता है कि अगर कोई स्मॉल स्मॉल साइज की जॉब अगर कंटिन्यू नहीं आती रही, और कोई लॉन्ग एक एक लार्ज बस्ट टाइम की जॉब अगर आपके रेडी क्यू में मौजूद है, और आगे आने वाली जॉब अगर सारी अगर स्मॉल साइज की जॉब है, तो फिर वो लार्ज जो जॉब है वो क्या करेगी, वो वेट ही करती रह जाएगी। तो स्टारवेशन हो सकता है कि इसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में हो सकता है, हो सकता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में वही है, प्रिमिटिव वर्जन है, लेकिन है तो वही कंसेप्ट, तो स्टारवेशन हो सकता है। राउंड रॉबिन हो सकता है, नहीं हो सकता। राउंड रॉबिन में क्या होता है, टाइम शेयरिंग मोड में जॉब का एग्जीक्यूट कराया जाता है, टाइम शेयरिंग मोड में आपका जॉब एग्जीक्यूशन होता है, राउंड रॉबिन में नहीं हो सकता है। प्रायोरिटी में हो सकता है, हो सकता है। अगर हाई प्रायोरिटी की जॉब अगर कंटिन्यू आपके पास में आती रही, तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी की जॉब वो क्या करेगी, वेट ही करती रह जाएगी। प्रायोरिटी प्रीमिशन में हो सकता है, हो सकता है। सेम कहानी है कि हाई प्रायोरिटी की जॉब आपके पास में आती रही तो लोअर प्रायोरिटी जॉब क्या करेगी, वेट करती रह जाएगी। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में हो सकता है, हो सकता है। अगर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट अगर आपके पास में आती रहेंगी, बड़ी लार्ज साइज जॉब अगर आपके पास में आती रहेंगी, तो इसका मतलब है कि जो शॉर्ट जॉब है उसका जॉब का एग्जीक्यूशन कब होगा, होगा ही नहीं। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में हो सकता है,
लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो सकता है? चलो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? सोचो। अभी जिससे इससे पहले अभी मैंने एक एल्गोरिथम के बारे में स्टडी करवाई है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें हो सकता है नहीं हो सकता? सोचो। अच्छा कितने स्टूडेंट करें नहीं हो सकता? वाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो। देखो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात करें तो आप इस जॉब को एग्जीक्यूशंस के एग्जीक्यूशंस के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचोगे तो पता लगेगा, जिसकी जिसकी बर्स्ट टाइम हाईएस्ट है उसका भी तो कम होगा। नहीं समझे? भाई यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब को यहाँ पे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। लेकिन जब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एक यूनिट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉन्गेस्ट वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके बाद कम वाला का नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना? ये अच्छा केस है, यहाँ पे नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टारवेशन आपका नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जब जॉब का एग्जीक्यूशन करवाते हो तो उसमें स्मॉलेस्ट जॉब का भी नंबर आ जाता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट वाली जॉब होते हैं उनकी धीरे धीरे उनकी साइज क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में इसलिए होता है कि अगर लगातार कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट क्रिएट होती रही तो फिर क्या करोगे, तो इश्यू हो जाएगा आपका, है ना? उसके अलावा बात करें तो हमारे पास में एक छोटी सी प्रॉब्लम है स्टारवेशन। ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम में किस एल्गोरिथम में हो सकती है, किस में नहीं हो सकती, इसको मैं सेपरेट आपको सारी एल्गोरिथम स्टडी करवाने के बाद लिखवाऊंगा। ठीक है, फिर सारी एल्गोरिथम को एक साथ लिखेंगे। ठीक। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। इसके बाद अगली एल्गोरिथम कौन सी आती है? मल्टीलेवल फीडबैक क्यू। मल्टीलेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। देखो इससे मल्टीलेवल फीडबैक क्यू से पहले मल्टीलेवल शेड्यूलिंग तो पढ़ लो, है ना? मल्टीलेवल फीडबैक क्यू से पहले मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग। पहले मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से नाम से पता लग रहा है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें हमारे पास में रेडी क्यू में जो जॉब होती है ना, रेडी क्यू की जॉब को हम क्या करते हैं, हम अलग अलग क्यू में प्लेस कर देते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट क्यू होती है ना, उनकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी जॉब रेडी क्यू मौजूद होंगी, उन जॉब को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्यू बना के उनको उनके अंदर प्लेस कर देंगे। और हर एक क्यू की अपनी क्या होगी, अलग अलग प्रायोरिटी होगी, जिसमें कि हम हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू को सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे और लोवेस्ट प्रायोरिटी क्यू की जॉब को बाद में एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ बेसिकली होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट क्यू की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास में एक डिफरेंट डिफरेंट क्यू के रूप में हम कहते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रायोरिटी के बेस बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पे क्यू है, इसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं मिडिल प्रायोरिटी बात कर रहे हैं, मिडिल प्रायोरिटी बात कर रहे हैं। लोअर प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। और फिर हम बात करें किसकी, लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी के आपके पास जो क्यों होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं उनको प्लेस करते हैं। अलग अलग प्रायोरिटी क्यू में अलग अलग टाइप के प्रोसेस को प्लेस करते हैं। जैसे मान चलो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसेस है, जैसे हमने किसको प्लेस कर दिया, सिस्टम प्रोसेस को प्लेस कर दिया। फिर हमने जैसे इसमें प्लेस कर दिया इंटरेक्टिव प्रोसेस। फिर हमने जैसे यहाँ पे प्लेस कर दिया यूजर प्रोसेस, यूजर प्रोसेस। फिर जैसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया हमारे पास में बैकग्राउंड प्रोसेस।
बैकग्राउंड प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास में जो अलग अलग लेवल्स पे जो हम अलग अलग प्रोसेस को हम प्लेस करते हैं, इनके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने सपोज करो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास में जो सिस्टम प्रोसेस है, इनके ऊपर हमने जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दी वो कौन सी कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पे हमने कौन सी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दी, जैसे हमने यहाँ पे कर दी राउंड रोबिन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सी कर दी, यहाँ पे हमने कर दी जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके अंदर हमने कौन सी कर दी, हमने कर दी जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। या फिर इसके अंदर मान चलो हमने कौन सी कर दी, राउंड रोबिन कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे रेडी क्यू में मौजूद प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट क्यू में प्लेस करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग क्यू में प्लेस कर देते हैं। कुछ प्रोसेस आपके हायर प्रायोरिटी में जाएंगे, कुछ मिडल में, कुछ लो में, कुछ लोवेस्ट में। अब यहाँ पे जॉब का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले हम हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर मिडल को करेंगे, फिर लो को करेंगे, फिर लोवेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम से आती है कि यहाँ पे भी आपके पास में स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है वो तो बेचारे वेट ही करते रह जाएंगे, उनका नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इसमें भी आपके स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार नोट डाउन करो, पॉइंट लिखते हैं। इसमें पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहले पॉइंट लिखो। रेडी क्यू में मौजूद प्रोसेस को, रेडी क्यू में प्रेजेंट प्रोसेस को अलग 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 मतलब मल्टीपल अलग अलग क्यू में रखा जाता है। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में होते हैं उनको अलग अलग क्यू में रखा जाता है। ठीक है, प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी के क्यू में रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग क्यू कैसी होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी की क्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस को, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, पहले एग्जीक्यूट किया जाता है हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रायोरिटी के अलग अलग प्रायोरिटी अलग अलग
प्रायोरिटी क्यू पर, अलग अलग प्रायोरिटी क्यू पर अलग अलग एल्गोरिथम, अलग अलग सीपीयू, अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऐसे लिखो, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, उस पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जब हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यू रेडी क्यू में आते हैं, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यू कंटिन्यूअस रेडी क्यू में आते हैं, रेडी क्यू में आते हैं तो लोवेस्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस का वेटिंग टाइम, लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और यहाँ पे इंक्रीज होते जाने का मतलब है आपके लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस का वेट टाइम को जा इनफाइनाइट होता जाता है, जिससे कि जिससे कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर हो सकती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आकर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी आपके स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है वो आपके क्या रहते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, अगर आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यू आपके रेडी क्यू में आते रहेंगे तो, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है तो इसका मतलब ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम भी आपकी स्टारवेशन प्रॉब्लम से सफर होती है। ये नोट डाउन हो गया पूरा? कौन सा पॉइंट बच गया, फटाक फास्ट नोट डाउन करो। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है। नेक्स्ट क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है। हम बात करेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अब इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि अब हम प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रोसेस को हम यहाँ पे जैसे जैसे उसका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा वैसे वैसे प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाते रहेंगे अगर प्रोसेस का क्या होता है, वेटिंग टाइम बढ़ता है तो। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन प्रोसेस को वेटिंग टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ हम प्रोसेस की प्रायोरिटी भी इंक्रीज करते चल जाते हैं। जैसे मान चलो यहाँ पे P1 P2 P3 प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस है। अब यहाँ पॉइंट आता है कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो स्लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है, इनका भी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कहाँ चले जाएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जैसे जैसे वेटिंग टाइम बढ़ेगा हम इनकी प्रायोरिटी क्या कर चल जाते हैं, इंक्रीज। जिससे बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसमें आपके स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे हमारे पास में प्रोसेस की प्रायोरिटी हम इंक्रीज करते हैं अगर प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है तो। ठीक है, जिससे आपके स्टारवेशन प्रॉब्लम अगर नहीं होती है।
नोट डाउन कीजिए एक बार। प्रायोरिटी है ही नहीं वहाँ पे। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब सिंपल सी बात है, जिसका जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है, उसको पहले एग्जीक्यूट करना है बस। तो क्या दिक्कत आती है, वो एक टाइम ऐसे आएगा वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे उसको एग्जीक्यूट कर चल जाओगे वैसे उस एक टाइम बाद वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं ना वो हम एक एक यूनिट कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूशन एक साथ करते हैं उनका तो दिक्कत आ जाती है। एक एक यूनिट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन एक एक यूनिट के टाइम पे एक बार तो उनका नंबर कम हो जाएगा, एक बार तो उनका बस टाइम कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। हो गया नोट डाउन। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में सिर्फ इतना से ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं जब प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे नोट डाउन लिख लीजिए। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में, शेड्यूलिंग में प्रोसेस का वेटिंग टाइम, प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज होने पर, इंक्रीज होने पर उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को भी इंक्रीज कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे 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 स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होती, अकर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोसेस का वेटिंग टाइम के साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, जैसे मान के चलो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जो क्या है, एक प्रोसेस है जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का है। अब ये कैसा है, अब ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का है, लेकिन जैसे जैसे इसका वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे इसका हमारे पास में, अगर हमारे पास में वेटिंग टाइम, इसका वेटिंग टाइम अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी के पास भी पहुंचा देंगे। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी तक भी
पहुंचा देंगे। ठीक है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होने के साथ में हम इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर देते हैं और चेंज करके हम कहाँ पहुंचा देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी पहुंचा देते हैं, जिससे आपके प्रोसेस के अंदर स्टार्वेशन प्रॉब्लम अगर नहीं होगी। तो ये आपकी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक शेड्यूलिंग की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग। एक शेड्यूलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, अब देन हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ पे हमारे पास में जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है उसमें हम यहाँ पे रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट इसलिए करते हैं कि प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम में ना फंसे। तो ये जो पर्टिकुलर हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग है, ये आपके शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट की तरह ही होता है। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का ही थोड़ा सा एनहेंस वर्जन है। और शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट के एनहेंस वर्जन में यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस के इन्फानाइट वेटिंग से बचने के लिए रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करके और उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग में स्टारवेशन की प्रॉब्लम से, स्टारवेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए रेस्पॉन्स रेशियो निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टारवेशन प्रॉब्लम बचने के लिए हम क्या निकालते हैं, रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं। और रेस्पॉन्स रेशियो जो हमारे निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो आपके रेस्पॉन्स रेशियो निकालने के फॉर्मूले बनता है। रेस्पॉन्स रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम प्लस, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाई बर्स्ट टाइम, डिवाइड बाई बर्स्ट टाइम। ये इसमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालते हो, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हो। और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकाल के ही हम क्या करते हैं, जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे हाईएस्ट आता है उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, जिसके अब यहाँ पे ये जो बेनिफिट मिलता है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, स्टारवेशन। शॉर्टेज जो फर्स्ट है वो स्टारवेशन से सफ़र होती है। और ये जो पर्टिकुलर आपके पास एल्गोरिथम है इसमें स्टारवेशन नहीं होता, क्योंकि शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया जाता है रेस्पॉन्स रेशियो निकाल के। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, वैसे तो इसमें बहुत रेयर चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, फिर भी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देता हूँ, कर लीजिए। क्या कह रहे हो, नहीं वेटिंग टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं आएगा, वेटिंग टाइम रेडी क्यू का वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम मतलब रेडी क्यू है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास जो वेटिंग टाइम, ये जो वेटिंग टाइम है ना, ये वेटिंग टाइम, ये वेटिंग टाइम ये किसका है, रेडी क्यू में वेट, रेडी क्यू में, रेडी क्यू में कितना वेट कर रहा है उसको बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास मान चलो प्रोसेसर P1, एक प्रोसेसर P2, एक प्रोसेसर P3, एक प्रोसेसर P4। इसका जैसे अराइवल टाइम 0 है, इसका अराइवल टाइम जैसे 3 है, फिर इसका अराइवल टाइम जैसे 4 है, इसका 5 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम जैसे 2 है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम जैसे 5 है, इसका फिर 2 है, इसका फिर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है। जब भी आपको क्या लगे कि आपके प्रोसेस एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके रेडी क्यू में मौजूद है, तो फिर आपको रेस्पॉन्स रेशियो निकाल के उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है,
इस टाइप से इस एल्गोरिथम को आपको सोल्व करना है। तो एक बार मैं आपको सोल्व करवा के दिखा देता हूँ, फिर आप उसके बाद में क्वेश्चंस देख लेना। देखो यहाँ पे सेम कहानी वही है, एक तो ज्ञान चार्ट बना लीजिए, है ना। इसमें आपका सीपीयू जो होता है वो टाइम 0 पे रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू टाइम 0 पे रेडी हो चुका है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखो टाइम 0 पे रेडी हो चुका है एग्जीक्यूट करने के लिए, और टाइम 0 पे हमारे पास एक ही जॉब मौजूद है। कौन जॉब मौजूद है? P1। तो टाइम 0 पे जब सिर्फ एक ही जॉब मौजूद है तो सिर्फ हम एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करवाएंगे टाइम 2 तक। अब टाइम 0 से टाइम 2 तक हमारा एक जॉब एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास में कोई नई जॉब नहीं आई है। तो यहाँ पे अब सीपीयू क्या होगा? आइडल हो जाएगा। टाइम 3 तक यहाँ पे सीपीयू क्या हो जाएगा? आइडल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम 3 पे हमारे पास में एक जॉब आई है। अब एक ही जॉब आई है तो भाई इसको एग्जीक्यूट करवाओगे। एक ही जॉब आई है, इसको एग्जीक्यूट करवाओ। कब तक एग्जीक्यूट करवाओगे? 8 तक। कब तक एग्जीक्यूट करोगे? 5 यूनिट चाहिए इसको, 8 तक एग्जीक्यूट करोगे। अब हमारे पास में दो जॉब आ चुकी है। कौन सी जॉब आ चुकी है? P3 और P4। अब यहाँ पे रेस्पॉन्स रेशियो निकालो। तो सबसे पहले तो रेस्पॉन्स रेशियो किसका निकालो? रेस्पॉन्स रेशियो निकालो सबसे पहले किसका? P3 का। P3 का रेस्पॉन्स रेशियो क्या होगा भाई? देखो वेटिंग टाइम, P3 आया कब था? 4 पे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 8। वेट कितना किया? 4 का। सर्विस टाइम कितना इसका? 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई तो कितना हो जाएगा? 3। ये तो रेस्पॉन्स रेशियो किसका होगा? P3 का। इसी टाइप से रेस्पॉन्स रेशियो निकालो P4 का। इसी टाइप से रेस्पॉन्स रेशियो निकालो किसका? P4 का। P4 का रेस्पॉन्स रेशियो निकालो। देखो वेटिंग टाइम कितना है इसका? 5 पे आया और 8 पे अभी टाइम है, तो वेटिंग टाइम कितना है? 3 प्लस एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई इसका एग्जीक्यूशन टाइम, इसका जो बस्ट टाइम है उससे डिवाइड करोगे। ठीक है। जब कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा? 1.728 1.4 के समथिंग। तो देखो हाईएस्ट किसका है? P3 का हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट P3 का है तो P3 को पहले एग्जीक्यूट करो। अगर हाईएस्ट P3 का तो P3 को पहले एग्जीक्यूट करो। P3 को पहले एग्जीक्यूट करोगे कब तक हो जाएगा? 10 तक। फिर किसको एग्जीक्यूट करो? P4 को। P4 कब तक हो जाएगा आपका? 17 तक। इस टाइप से एग्जीक्यूशन होगा। इस टाइप से आप क्या होगा? आपका एग्जीक्यूशन होगा। बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करना है जब आपके दो प्रोसेस या दो से ज्यादा प्रोसेस आपके रेडी क्यू में मौजूद हो जाते हैं। कंप्लीट टाइम बताओ। P1 कितना है? 2। P2 कितना है? 8। P3 कितना है? 10 और P4 कितना है? रन अराउंड टाइम बताओ। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना है? 2। इस कितना है? 5। इस कितना है? 6। इस कितना है? 12। उसको वेटिंग टाइम बताओ। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसका कितना है? 0। इस कितना है? 0। इस कितना है? 4। इस कितना है? एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 और 5 23 और 2 25। 25 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 डिवाइड करेंगे। 7 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 9। 9 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, और फिर उसके बाद कितना बच गया? 2.2। ठीक है। तो रेस्पॉन्स रेशियो में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ जाए तो उस टाइम पे आपको रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करना है, और जिस प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होगा उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है। इसके अलावा इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे रेस्पॉन्स रेशियो के एल्गोरिथम आपके वर्क करती है। ठीक है। यहाँ पे आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो सारी कंप्लीट होती है। इसके अलावा सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी नहीं बचती, सारी कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं अब कि किस पर्टिकुलर एल्गोरिथम स्टारवेशन होता है, किस एल्गोरिथम स्टारवेशन नहीं होता, उसकी बात कर लेते हैं। स्टारवेशन किस में होता है, किस में नहीं होता। ठीक है। इसके ऊपर आप एक दो क्वेश्चन सेल्फ ट्राई कर लेना। जो आपके हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट है ना, इस पे आप एक दो क्वेश्चन आप सेल्फ से ट्राई कर लेना, तो ये इजीली आपको पता लग जाएगा कैसे कैलकुलेट करना हो। बस ये कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाई बर्स्ट टाइम, बस ये ध्यान रखना।
फिर हम बात कर लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टारवेशंस। यहाँ पे एक साइड तो हम लिख लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और दूसरे लिख लेते हैं क्या, स्टारवेशन। देखो सबसे पहले बात करें तो पहली जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसको हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या स्टारवेशन होता है क्या? नो, नहीं होता। फिर बात करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या स्टारवेशन होता है क्या? यस। फिर बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। स्टारवेशन होता है? यस। फिर बात कर लेते हैं राउंड रॉबिन की, आर आर। स्टारवेशन होता है? नो, नहीं होता। फिर बात कर लेते हैं प्रायोरिटी। स्टारवेशन होता है? यस, होता है। फिर बात कर लेते हैं प्रायोरिटी प्रिम्पशन। स्टारवेशन होता है? यस, होता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सी आती है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। स्टारवेशन होता है क्या? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। नो। फिर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। यस। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। नो। और लास्ट बात करते हैं हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग। नो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एल्गोरिथम के बेस पे आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एल्गोरिथम स्टारवेशन होता है, कौन सी में नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एल्गोरिथम का नाम लिखा हुआ है एक साइड और एक साइड स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। तो लॉजिकली अगर आप यहाँ पे एल्गोरिथम को अगर आपको पता है तो आप इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हो कि स्टारवेशन होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम में इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कौन सी पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जिसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम अगर हो सकती है और कौन सी एल्गोरिथम जिसमें स्टार प्रॉब्लम अगर नहीं होती है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एजिंग का कॉन्सेप्ट। हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट बात करते हैं और वो आपका क्या होता है, एजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली एजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसकी हेल्प से हम स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करवाते हैं। एजिंग क्या करता है, स्टारवेशन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करवाता है। तो किसके लिए होता है, स्टारवेशन स्टारवेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, स्टारवेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। एजिंग में होता है क्या अभी, एजिंग बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ता जाता है उसके साथ हम प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रोसेस आपका किस में नहीं जाए, इन्फाइनाइट वेटिंग में नहीं जाए। इसका मतलब स्टारवेशन में नहीं जाए। तो स्टारवेशन से बचने के लिए हम एक एजिंग के कॉन्सेप्ट बात करते हैं और यहाँ पे हम करते क्या है, जैसे जैसे प्रोसेस का प्रोसेस का रेडी क्यू में, जैसे जैसे प्रोसेस का रेडी क्यू में वेटिंग टाइम
रेडी क्यू में वेटिंग टाइम इंक्रीज होता जाता है, होता जाता है, तब साथ में, साथ में प्रोसेस की प्रायोरिटी को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे आपके बेनिफिट आपको मिल जाएगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजिंग, तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एजिंग का कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है और एजिंग कॉन्सेप्ट में करते क्या है। एजिंग कॉन्सेप्ट होता है स्टारवेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, और इसमें करते क्या है, प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज होने के साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है, क्या कह रहे हो। जैसे इसमें बात करें मल्टीपल फीडबैक क्यू की बात करें, तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो में नहीं, आई एजिंग सबके, एजिंग बेसिकली जिन जिन में स्टारवेशन होता है उन सबके लिए बनी होती है। एजिंग का कॉन्सेप्ट जिन जिन एल्गोरिथम में स्टारवेशन होता है उन सबके लिए बनी होती है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में स्टारवेशन को बचाने के लिए एजिंग कॉन्सेप्ट द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोसेस के वेटिंग टाइम को इंक्रीज के साथ साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजिंग का, और इसी के साथ आपके सीपीयू की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस से ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ। सीपीयू की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हमने जो जितने भी टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी किया है, उसमें सबसे पहले हमने बात की है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसमें बेसिकली हम करते क्या है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आता है, मतलब कि अराइवल टाइम के बेस पे हम प्रोसेस को क्या करते रहते हैं, एग्जीक्यूट करवाते रहते हैं। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो आपके नॉन प्रिमिटिव मोड में एग्जीक्यूशन करवाती है। किस मोड को करवाती है, नॉन प्रिमिटिव, मतलब हम प्रोसेस को एक बार सीपीयू के पास भेजने के बाद में उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ही उसको प्रोसेस से हटाते हैं, मतलब सीपीयू से हटाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव मोड। प्रिमिटिव मोड का मतलब होता है कि हम सीपीयू को एग्जीक्यूशंस के बीच में प्रिम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड अगर बात करें तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में एक कन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम थी। और कन्वे इफेक्ट का मतलब ये था कि जब आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो स्टार्टिंग के प्रोसेस होते हैं, अगर उनका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम लार्ज होता है, तो आपके ओवरऑल जो वेटिंग टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाता है। उस प्रॉब्लम को हम कन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही अकर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात की थी हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में बेसिकली होता क्या है कि जिस जॉब का बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है उस जॉब को हम पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसमें भी हम नॉन प्रिमिटिव मोड में एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो जब आपके रेडी क्यू में एक से ज़्यादा जॉब प्रेजेंट होती है, तो हम जॉब का जो चूज करने का जो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, जिसका कम उसको पहले भेज दो सीपीयू पास। और एक बार भेज दिया तो उसको जितना भी बर्स्ट टाइम चाहिए, जितना भी एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होके ही सीपीयू से आउट होगी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब है कि ये शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का ही प्रिमिटिव वर्जन है, जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम सबसे पहले एक से ज़्यादा अगर जॉब हमारे पास में किसके पास रेडी क्यू में, तो हम जिसका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कम है उसको हम किसके पास भेजते हैं, सीपीयू पास भेजते हैं। अब उसके बाद में जब वो सीपीयू पास एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको हम बीच में प्रिंट कर सकते हैं, अगर उससे कोई छोटी जॉब आपके रेडी क्यू में मौजूद हो चुकी है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का था। ठीक, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोसेस को टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं भाई, टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करवाते हैं। और टाइम शेयरिंग मोड का मतलब होता है कि प्रोसेस को हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक सीपीयू पास भेजते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर, उसको वापस से कहाँ भेज देते हैं, रेडी क्यू में भेज देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा ही होता है, लेकिन टाइम शेयरिंग मोड में होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बात की थी हमने प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास अलग से एक प्रायोरिटी होती है, जिसमें हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास में एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी क्यू मौजूद है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया किसको फॉलो करोगे,
प्रायोरिटी देखोगे, प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजोगे। एक बार आपने भेज दिया तो उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन एक बार में करवाना है। फिर आती है प्रायोरिटी प्रीमिशन। प्रायोरिटी प्रीमिशन क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आपके रेडी क्यू से आपके किस में चला गया, रनिंग स्टेट में चला गया, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी ड्यूरेशन में अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है तो हम रनिंग प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, और बीच में इंटरप्ट करके उसको वापस कहाँ लेके आएंगे, रेडी में, और हाईएस्ट कहाँ भेज देंगे, रनिंग में। ठीक है, उसके बाद बात की थी लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में यहाँ पे जो हमारे पास में क्राइटेरिया है वो हमारे पास में एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम का ही है, और इसमें हमारे पास में जिसका हाईएस्ट बर्स्ट टाइम होता है, हाईएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उसको पहले एग्जीक्यूट करवाया जाता है। फिर उसके बाद बात की थी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है कि हम जॉब को हाईएस्ट बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन प्रिम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रिम्प्ट। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में हमेशा और हमेशा आप सिंगल सिंगल एक एक यूनिट्स को एग्जीक्यूट करवाना, जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकले। ठीक है, फिर बात की थी हमने किसकी, मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग की। मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, एक से ज्यादा रेडी क्यू मौजूद होती है अलग अलग प्रायोरिटी की। जब आप रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस को रखने की बात करते हो ना, तो रेडी क्यू एक नहीं है, एक से ज्यादा रेडी क्यू है, और सब रेडी क्यू की प्रायोरिटी क्या है, अलग अलग। अब आपका जो प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आता है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग रेडी क्यू में प्लेस कर देते हैं, और अलग अलग जो रेडी क्यू है ना, इन पे अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को काम में लिया जाता है, जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रेडी क्यू के प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी रेडी क्यू प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें स्टारवेशन हो सकता है क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस आपके वेट कर सकता है। अच्छा, फिर होता है मल्टीलेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अब मल्टीलेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपके मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया गया, जिसमें प्रोसेस के वेटिंग टाइम को बढ़ने के साथ साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा दी गई, और प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाने की वजह से यहाँ पे आपके स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपके आता है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जो आपका स्टारवेशन प्रॉब्लम थी उससे बचने के लिए यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा प्रोसेस के रेडी क्यू मौजूद होने पर उनकी रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं, और रेस्पॉन्स रेशियो जिसका हाईएस्ट होता है उस प्रोसेस को पहले हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं, जिससे स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप से सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी कंप्लीट होती है। और साथ में एजिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एजिंग कॉन्सेप्ट मतलब है कि जब आपके प्रोसेस की वेटिंग टाइम बढ़ता है, वेटिंग टाइम इन्फिनिट तरफ जाता है, तो उस टाइम पे हम प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं। एजिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको स्टारवेशन, एजिंग, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव सारी एल्गोरिथम इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बात करते हैं ड्यूल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात करते हैं किसकी, ड्यूल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम की। ड्यूल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ड्यूल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म की जाती है उन टास्क को हम क्या करते हैं, ड्यूल मोड में करवाते हैं। अब जो टास्क हमारी परफॉर्म की जाती है जिसको हम ड्यूल मोड में करवाते हैं, उस ड्यूल मोड में हमारा एक तो होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नल मोड। ड्यूल मोड में बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नल मोड। ठीक, तो हम बात करते हैं, एक तो हम किसकी बात करते हैं, यूजर मोड की बात करते हैं। यूजर मोड को हम बेसिकली नॉन प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। यूजर मोड को हम नॉन प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। एक हमारे पास में दूसरा मोड होता है जिसको हम कहते हैं कर्नल मोड, जिसको हम बेसिकली प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ड्यूल मोड ऑपरेशन है ना, इसको हम परफॉर्म किस लिए करते हैं, हम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं, वो वर्क आपका सिक्योर वे में और प्रोटेक्टिव वे में परफॉर्म हो, इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्यूल मोड ऑपरेशन की बात करते हैं। अब जब भी कोई यूजर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो यूजर का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमेशा किस मोड पे होता है, यूजर मोड में होता है। और जब हमें कोई भी हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है तो हम किस मोड पे जाते हैं, कर्नल मोड पे जाते हैं। तो कर्नल का मतलब तो आपको पता ही है, इससे पहले कर्नल का मतलब कई बार मैंने बता दिया। कर्नल मतलब क्या होता है कि ओएस का कोर कंपोनेंट है जो ओएस के हार्डवेयर लेवल पे मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्यूल मोड ऑपरेशन है, इसमें हम वही कहानी की बात करते हैं कि जब यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यूजर मोड पे होगा, और जब हम किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करने की बात करेंगे तो
कर्नल मोड पे होगा। तो एक बार नोट डाउन स्टार्ट करो, बेसिक बेसिक पॉइंट इस पे लिखवाते हैं। है ना, इसको इसके अलावा इसको सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं। इसको सिस्टम मोड भी कहते हैं। कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका जो मोड बिट होता है, इसका जो मोड बिट होता है वो होता है 0। और इसका जो मोड बिट होता है ना, मोड बिट होता है वो होता है 1। इसका मोड बिट क्या होता है? 1। तो अगर यहाँ पे यूजर मोड की बात करें, यूजर एप्लीकेशन को रन करने के लिए, रन करने के लिए हम यूजर मोड को काम में लेते हैं। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब यूजर जो मोड है ये क्या नहीं कर सकता? ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो कैन नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली हार्डवेयर, कैन नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली हार्डवेयर। ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं हो सकता, हार्डवेयर से इंटरेक्ट आपके नहीं कर सकता। कौन? यूजर मोड। ठीक है। ये आपकी क्या नहीं सकता? कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कौन? यूजर मोड। ठीक है। अब उसके अलावा यूजर मोड की बात करें तो यूजर मोड के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे पास में हम क्या करते हैं भाई, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर किसी वेब ब्राउजर को ओपन करना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका एक वेब ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर हो गया। ठीक, उसके अलावा रीडिंग द रीडिंग द टाइम ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम के टाइम को रीड करना। प्रिंट द फाइनल आउटपुट टू प्रिंटर। ठीक है। ये सारे के सारे वर्क जो होते हैं ये आपके यूजर मोड पे होते हैं। ये सारे सारे वर्क किस पे होते हैं? ये आपके यूजर मोड पे होते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें हम कर्नल मोड की बात करें, तो हार्डवेयर एक्सेसिबिलिटी के लिए हम कर्नल मोड की बात करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फुली एक्सेस टू हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्स, ये हम बात करते हैं। फुली एक्सेस, फुली एक्सेस टू हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्स। जितने भी सिस्टम रिसोर्स हैं हार्डवेयर लेवल पे जो भी वर्क है वो आपका फुली एक्सेस किया जाता है किसके द्वारा? कर्नल मोड के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो सकता है? डायरेक्टली आप सीपीयू मेमोरी आईओ को एक्सेस कर सकते हैं। कैन एक्सेस डायरेक्टली टू सीपीयू मेमोरी एंड आईओ। सीपीयू मेमोरी आईओ को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास में जैसे हम यहाँ पे रिसोर्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ड्राइव डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट,
डिवाइस ड्राइवर, ये सारे किसके वर्क होते हैं? ये सारे आपके कर्नल मोड के वर्क होते हैं। ये सारे आपके कर्नल मोड के वर्क होते हैं। हम्म, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे यहाँ पे बात करें किलिंग द मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, उसके अलावा बात करें फॉर्मेट द मेमोरी, है ना, जिस टाइप के जो भी आपका हार्डवेयर लेवल जो वर्क होता है वो सारा किस पे होता है? आपका कर्नल मोड पे होता है। सारा आपका कर्नल मोड। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें जर्नल जो क्वेश्चन बनता है ना, वो तो एक बनता है कि जो आपका कर्नल मोड मोड होता है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो कर्नल मोड को हम किस नाम जानते हैं? प्रिविलेज मोड, सुपरवाइजर मोड और सिस्टम मोड। यूजर मोड को हम नॉन प्रिविलेज मोड के नाम जानते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके एग्जाम्पल के ऊपर कि आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम्स का टाइम रीड कर रहे हो तो वो किस मोड में होगा? यूजर मोड में होगा, कर्नल मोड में होगा? यूजर मोड में होगा। है ना, जितनी भी यूजर एप्लीकेशन होती है वो सारी की सारी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती है। जैसे मान चलो आप वेब ब्राउजर पे आपने कोई भी एक पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में आपने कोई भी एक वेबसाइट ब्राउज किया, आपने टेक्स्ट एडिटर पे आपने काम किया, आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करके आपने मूवी प्ले की, ये सारा जो काम होता है किस में होता है? यूजर मोड में होता है। अब उसके बाद में जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी बात आती है, तो हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम किस मोड पे स्विच करते हैं? कर्नल मोड पे। अब देखना, इन मोड के बीच में स्विच होता रहता है। इन मोड के बीच में क्या होता है? स्विच होता रहता है। हम कर्नल मोड से यूजर मोड से कर्नल मोड के बीच क्या होते थे? स्विच होते थे। जिसके जिसके हम क्या करते थे? जिसके हम मोड भी चेंज करते थे। हम क्या करते थे? मोड भी चेंज करते थे। जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो प्रोग्राम जो होता है वो यूजर मोड से कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच हो सकता है। ये अलग अलग मोड इसलिए बनाए गए हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है उस सिस्टम्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। डायरेक्टली आप सीधा जाके आप हार्डवेयर से एक्सेस ना, हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस ना कर सको। हार्डवेयर लेवल पे जो आपका मैनेजमेंट है वो कर्नल के द्वारा ही किया जा सके। इस चीज़ की इंप्लीमेंटेशन की हम जो दो मोड की बात करते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके यूजर मोड कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग कैसे होती है, उस चीज़ को समझते हैं कि हम एक यूजर मोड पे हम कोई भी एक प्रोग्राम रन करेंगे तो कर्नल मोड पे कैसे जाएगा। ठीक, क्या कह रहे हो? प्रिविलेज मोड होता है, प्रिविलेज मोड का मतलब है हाई प्रायोरिटी। प्रिविलेज मोड है ये बेसिकली क्या है? इसी का नाम है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड। अब देखो सिंपल सी बात, जैसे मान चलो आपको आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर यूजर मोड पे कोई भी एक प्रोग्राम ओपन करना है ना? तो आपको क्या करना है? आपको यूजर पे एक प्रोग्राम ओपन करना है। क्या करना है? एक यूजर पे एक प्रोग्राम ओपन करना है। ठीक, अब यूजर में कोई भी प्रोग्राम ओपन करने की बात करते हो तो भी आप किसकी बात करते हो? आप यूजर एप्लीकेशन की बात करते हो। आप यूजर एप्लीकेशन की बात करते हो। और मान के चलो यूजर एप्लीकेशन के रूप में आपने किसको यूज कर रखा है? आपने ब्राउजर को काम में ले रखा है। आपने क्या किया? अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लिया। अब जब वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हो ना, तो वेब ब्राउजर ओपन हमेशा किस मोड में होगा? यूजर मोड में होगा। किस मोड में होगा? यूजर मोड में ओपन होगा। और यहाँ पे जो इसका मोड बिट रहेगा वो रहेगा 1। अब जब यूजर मोड में ओपन होगा तो यूजर मोड क्या करेगा कि जब भी हार्डवेयर की एक्सेसिबिलिटी की बात होगी, जब भी हार्डवेयर की एक्सेसिबिलिटी बात होगी तो वो किसकी हेल्प लेगा? वो सिस्टम कॉल की हेल्प लेगा। किसकी हेल्प लेगा? सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट करवाया था। सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल, व्हाट इज सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल क्या होता है भाई? यूजर मोड पे आप बहुत सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से। यूजर मोड पे आपके बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। जैसे आज के दिन बात करें कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपके यूजर एप्लीकेशन रूप में आज दिन आपके पास में लाखों एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशन है? लाखों एप्लीकेशन है। अब ना वो जो लाखों एप्लीकेशन है ना, उन लाखों एप्लीकेशंस को हम एंड्रॉइड पे ही रन करवाते हैं।
अगर इंटरनली उनके रन की बात करें तो रन तो हम एंड्रॉयड पे ही करवाते हैं। तो लाखों एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए क्या हमने अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम बना रखे एंड्रॉयड में? नहीं, हमने तो हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमने फिक्स प्रोग्राम बना रखे, उनके अंदर हमने फिक्स कॉन्सेप्ट को काम में ले रखा है, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सारी की सारी एप्लीकेशंस को रन करवा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यूजर मोड से जो भी आपको काम कर्नल मोड पे करवाना होगा तो उसके लिए आप सिस्टम कॉल की हेल्प लोगे। अब जैसे कि अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगभग आपके 800 850 सिस्टम कॉल है, और आप जितने भी काम करते हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे काम आपके 800 850 सिस्टम कॉल के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे आपके बीच में क्या आती है? सिस्टम कॉल आती है। अच्छा, सिस्टम कॉल के बाद आपका हेल्प कौन करेगा? सिस्टम कॉल के बाद आपकी हेल्प करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल के बाद आपकी हेल्प करेगा तो इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके बेसिकली आपके रिसोर्स के रूप में, आप जिस रिसोर्स की एक्सेस करने की बात करते हो उसके रूप में आपके जो मोड है उस मोड को अब आपके कर्नल मोड पे स्विच करवा देगा। किस मोड पे स्विच करवा देगा? कर्नल मोड पे। और कर्नल मोड पे स्विच करवा के और आप क्या करते हो? आप हार्डवेयर को एक्सेस करते हो। अब जितने भी आपके हार्डवेयर है ना उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके हार्डवेयर लेवल पे होती है, और ये आपके कर्नल मोड के द्वारा होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो इस चीज को कि भी आपने जावा की हेल्प से मान चलो आपने कोई एक प्रोग्राम बना दिया, वो जो प्रोग्राम है ना वो प्रोग्राम सिर्फ यहाँ चलेगा यूजर मोड पे। उसके बाद में उस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए इंटरनल जो मैकेनिज्म है ना वो सारा का सारा इंटरनल मैकेनिज्म आपका ये चलेगा। इस इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर फिक्स सिस्टम कॉल बने हुए, उन सिस्टम कॉल की हेल्प से आपके कर्नल मोड के द्वारा आपके हार्डवेयर को एक्सेस किया जाएगा और आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ यहाँ पे सिस्टम कॉल को हम थोड़ा सा और डेप्थ लेवल समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि मान चलो आपने जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपने क्या किया? आपने एक गेम बनाया। क्या बनाया? एक गेम बनाया। अब वो जो पर्टिकुलर गेम आपने जो बनाया ना उसमें आपने किसको काम में लिया? थ्रेड्स को काम में ले लिया। और थ्रेड्स बेसिकली जावा की कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं? मल्टीपल टास्क को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हैं। अब देखना, जो आपका प्रोग्राम आपने बनाया है वो यूजर मोड का प्रोग्राम है। आपका जो गेम जो आपका प्ले हो रहा है वो यूजर मोड प्ले हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म करवाते हैं। और मल्टीपल टास्क को जब एक साथ परफॉर्म करवाते हैं ना तो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है ना वो आपका प्रोग्राम एक सिंगल प्रोसेस है। क्या है? एक सिंगल प्रोसेस है। लेकिन उस सिंगल प्रोसेस के द्वारा मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करवानी है तो फिर हम क्या करते हैं? हम उस प्रोसेस के साथ में उसके चाइल्ड प्रोसेस बना देते हैं। और चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए हमारे पास में एक स्टेटमेंट होता है। जिस स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम सिस्टम कॉल के नाम जानते हैं। तो आपको अगर नाम सुना हो, फोर्क। क्या होता है? फोर्क। मतलब फोर्क एक सिस्टम कॉल है। फोर्क क्या है? एक सिस्टम कॉल है। मतलब कि जब आप अपने गेम के अंदर आप मल्टीपल टास्क को पहले एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको फिर फोर्क सिस्टम कॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये काम कैसे करता है इस चीज़ को समझो। तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं फोर्क। फोर्क है क्या भाई? ये क्या है? सिस्टम कॉल। अच्छा, अब फोर्क सिस्टम कॉल की हेल्प से करते क्या हम? क्या करते हैं? न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं। न्यू चाइल्ड प्रोसेस
न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं। न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम में आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है फोर्क स्टेटमेंट से। फोर्क एक सिस्टम कॉल स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से नए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यू चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस हमेशा, न्यू चाइल्ड प्रोसेस हमेशा हमेशा पेरेंट प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस की, पेरेंट प्रोसेस की कॉपी होते हैं। न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्या होते हैं हमेशा? पेरेंट प्रोसेस की कॉपी होते हैं। अगला स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको ध्यान का रखना है, नेक्स्ट ध्यान रखना है एन फोर्क स्टेटमेंट, एन फोर्क स्टेटमेंट से न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कितने किए जाते हैं भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होता है। एन फोर्क स्टेटमेंट, एन फोर्क स्टेटमेंट से आपके टू की पावर एन, टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर। एन फोर्क स्टेटमेंट से आप टू की पावर एन माइनस वन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हो। ठीक है, टू की पावर एन माइनस वन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हो, अच्छा क्वेश्चन बनता है। हम्म। अब जैसे मान चलो हमने फोर्क स्टेटमेंट को हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने डायरेक्टली काम में ले लिया, तो उस टाइम बताओ कि काम कैसे होगा। देखो जैसे सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और छोटा सा एग्जांपल है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट लिखा फोर्क, उसके बाद लिखा हमने प्रिंट एफ, और जैसे हमने यहाँ पे क्या हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा बताओ, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा इसमें। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ, मेन, फिर हमने लिखा यहाँ पे फोर्क लिखा, फिर हमने वापस से फोर्क लिखा, वापस से फोर्क लिखा, और हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो। इन दोनों का आउटपुट बताओ मुझे। पहले वाले क्वेश्चन में हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, दूसरे वाले में हेलो कितनी बार प्रिंट होगा था ना, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, लगातार कंटिन्यूस एग्जाम में आप क्वेश्चन बनता है इस टाइप के। देखो एक एक फोर्क स्टेटमेंट है, कितना फोर्क स्टेटमेंट है? एक फोर्क स्टेटमेंट है, एक फोर्क स्टेटमेंट है, मतलब कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? वन है। तो आपके चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे भाई? चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे? देखो चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, टू की पावर वन माइनस कितने, एक, है ना। एक चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर फोर्क स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर फोर्क स्टेटमेंट से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो रन हो रहा है, ये प्रोग्राम रन किसकी वजह से हो रहा है? एक पेरेंट प्रोसेस है उसकी वजह से रन हो रहा है। ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? एक पेरेंट प्रोसेस की वजह से। तो ऑलरेडी, ऑलरेडी प्लस पेरेंट प्रोसेस, ऑलरेडी आपके पास में एक पेरेंट प्रोसेस है, उसकी वजह से प्रोग्राम क्या हो रहा है? रन हो रहा है। जो फोर्क स्टेटमेंट है ये आपके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, ये आप क्या करेगा?
चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। और ध्यान, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने का मतलब है कि इस प्रोग्राम के अंदर एक प्रोसेस पहले से है जो कि इस प्रोग्राम को रन करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी इस प्रोग्राम को रन करवाना। उसके बाद हमने एक फोर्क स्टेटमेंट लगा दिया, एक फोर्क स्टेटमेंट से एक प्रोसेस और बन गया, एक प्रोसेस और कौन सा बन गया, चाइल्ड प्रोसेस बन गया। तो इसका मतलब है कि अब ये चाइल्ड प्रोसेस भी इस प्रोग्राम को रन करवाएगा। तो जब ये चाइल्ड प्रोसेस भी प्रोग्राम को रन करवाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में जो हेलो है ना, ये कितनी बार प्रिंट होगा, 2 टाइम्स प्रिंट, 2 टाइम्स, 2 बार प्रिंट होगा। क्यों 2 बार प्रिंट होगा भाई, एक तो किसकी वजह से होगा, पेरेंट्स की वजह से, और एक चाइल्ड की वजह से, समझे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्क स्टेटमेंट है, 1 2 3, 3 फोर्क स्टेटमेंट। 3 फोर्क स्टेटमेंट मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू कितनी है भाई, कितने चाइल्ड प्रोसेस होंगे, कितने कितने चाइल्ड प्रोसेस होंगे, न्यू चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे भाई, 2 की पावर 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7, प्लस पेरेंट प्रोसेस, प्लस पेरेंट 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 प्रोसेस तो है ही भाई, पेरेंट प्रोसेस तो है ही, एक क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस होगा, एक क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में हेलो प्रिंट कितनी बार होगा, प्रिंट 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, प्रिंट 8 टाइम्स। एट टाइम्स होगा, पहले वाले में 2 बार होगा, दूसरे वाले में 8 टाइम्स प्रिंट होगा, है ना। आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हो, लिख के आप देख सकते हो, आपका हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा आपके सामने, आप लिख के देख सकते हो, आउटपुट आ जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल बनते हैं। कई बार तो आपसे क्वेश्चन का पूछता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे चाइल्ड प्रोसेस के बारे में पूछ लेगा, कई बार आपसे टोटल प्रोसेस के बारे में पूछ लेगा। आपको इस टाइप से एक स्टेटमेंट, आपको इस टाइप से क्या देगा, एक छोटा सा एक प्रोग्राम देगा, और उसमें पूछ लेगा इसमें टोटल कितने प्रोसेस आपके वर्क कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड सेकंड प्रोग्राम बात करूं, तो सेकंड प्रोग्राम में टोटल कितने प्रोसेस आपके वर्क कर रहे हैं, कितने, 8 प्रोसेस वर्क कर रहे हैं। 7 तो चाइल्ड प्रोसेस है और एक पेरेंट्स प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, टोटल आपके 8 प्रोसेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में कितने प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, एक तो पेरेंट्स एक चाइल्ड। तो है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फोर्क स्टेटमेंट का, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उस पेपर में इस टाइप क्वेश्चन मैं आपके पुट भी करूंगा, इसके फोर्क स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैं पुट करूंगा, उसका आपको आंसर आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के पार्ट के अलावा एक सेकंड जो पार्ट आता है किसका, प्रोसेस मैनेजमेंट का, उसमें हम प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली 2 पार्ट पे डिपेंड होता है, एक तो प्रोसेस के अंदर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चलती है, एक फिर प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन चलता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम कल की क्लास में बात करेंगे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स को अगर काम में लेते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड होते हैं, तो उनके बीच में हमें सिंक्रोनाइजेशन किस टाइप से कायम रखना पड़ता है, और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कायम रख के और हम किस टाइप से कैसे का एग्जीक्यूशन करवाते हैं, और अगर सिंक्रोनाइजेशन हम प्रोसेस के बीच में नहीं रखेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स में फिर हम डेडलॉक वगैरह कॉन्सेप्ट को, इन सब कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब कवर करेंगे। आज की क्लास के अंदर आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंप्लीट होता है, और मैं आज की क्लास तक की अगर आपके कंप्लीट अगर आपके मतलब कोर्स की बात करूँ, तो मान के चलो कि लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पीछे के जो कॉन्सेप्ट इनसे आपके कवर हो जाते हैं। लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम होता है उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन इन पीछे के पॉइंट से बन के आए थे, ठीक है। कंटिन्यू बनते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये जो कोर सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आप ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि आपका एक भी नंबर ना कटे इनमें से, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं।